ठीक है। तो ये है कंट्रोल ऑफ वेसोमेटर सेंटर बाय हायर सॉरी ये सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर टोन से पहले मैं ना ये वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ, नर्वस रेगुलेशन वेसोमेटर सेंटर के बारे में पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो वेसोमेटर सेंटर के 3 पार्ट्स होते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया, ये जो ना फिरदौस में भी लिखा हुआ है, वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया, वेसोडाइलेटर एरिया, सेंसरी एरिया। वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया कहाँ पर होता है? बायलेटरल एंट्रोलेटरल पोर्शंस ऑफ अपर मेडुला में होता है, और वेसोडाइलेटर एंट्रोलेटरल पोर्शंस ऑफ लोअर मेडुला में होता है। सेंसरी एरिया कहाँ पर होता है? ये पोस्टरोलेटरल पोर्शंस ऑफ मेडुला एंड लोअर पॉन्स में होता है। ठीक है। वेसोकंस्ट्रिक्टर क्या करती है? वेसोकंस्ट्रिक्टर जो है ना वो ना ये जो ना वो ना न्यूरोनिक सिग्नल भेजती है। वेसोकंस्ट्रिक्टर जो ना वो ना न्यूरोनिक सिग्नल ये सीक्रेट करती है नोरएपिनेफ्रिन और एक्साइट करती है वेसोकंस्ट्रिक्टर नर्वस सिस्टम को और वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाती है। ठीक है। ये फिरदौस में सारा कुछ लिखा हुआ है और ये आ गया है फिरदौस। ठीक है। ये आ गई फिरदौस। अब वेसोडाइलेटर एरिया हमने पढ़ा था ना कि ना एंट्रोलेटरल पोर्शन में होता है, लोअर हाफ ऑफ मेडुला में। इसका फंक्शन क्या होता है? सीक्रेट करती है नोरएपिनेफ्रिन, ये लिखी हुई नोरएपिनेफ्रिन सीक्रेट करती है और क्या करवाती है? ये जो ना वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाती है, ये इनहिबिट करती है वेसोकंस्ट्रिक्शन को, वेसोडाइलेशन करवाती है। सेंसरी एरिया क्या करती है? ये जो ना वो रिसीव करती है सेंसरी सिग्नल्स वेगस और ग्लोसोफिंजियल नर्व से, और वो क्या करेगी? ये जो ना वो ना फिर जो ना वो ना वो जो ना वो ना ये करेगी, उसके बाद जो ना वो क्या करेगी? ये जो ना वो ना वेसोडाइलेशन और वेसोकंस्ट्रिक्टर के पास वो ना इम्पल्सेस भेजेगी कि वेसोडाइलेशन होनी चाहिए या वेसोकंस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। ठीक है। अब सेकंड है रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस रेगुलेशन, रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल क्या होता है कि अगर हार्ट बीट डिक्रीज हो गई हो तो क्या करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? क्या करती है कि ना हार्ट और ब्लड वेसल्स को ऐसे अफेक्ट करती है कि हार्ट में जो ना उसकी ना हार्ट बीट जो ना डिक्रीज करवाती है, स्ट्रेंथ ऑफ पंपिंग डिक्रीज करवाती है। सिंपैथेटिक इम्पल्सेस भेज कर जो ना वो ना सॉरी अगर हार्ट भी वो ब्लड प्रेशर और जो ना वो ना डिक्रीज़ हुआ हो तो सिंपैथेटिक इम्पल्सेस जाते हैं। सिंपैथेटिक इम्पल्सेस क्या करती हैं? हार्ट बीट इंक्रीज़ करवाती है और स्ट्रेंथ ऑफ पंपिंग इंक्रीज़ करवाती है ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जा सके। और सेकंड, ब्लड वेसल्स पे क्या सा फ़र्क पड़ता है? ब्लड वेसल्स पे जो ना वो ना आर्ट्रियल सिस्टम में उसकी ना पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कराएगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा। मतलब ब्लड वेसल्स में जो ना उनका जो ना ब्लड फ्लो जो है ना वो ना इंक्रीज़ कराएगी, जिसके वजह से जो ना ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में क्या होगा? अगर जो ना ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस आएंगे जिस वेगस नर्व के थ्रू, वो क्या करेंगे? हार्ट की जो ना वो ना हार्ट बीट डिक्रीज़ करेंगे और ब्लड वेसल्स में जो ना वो ना रेजिस्टेंस डालेंगे ताकि जो ना फ्लो ऑफ ब्लड कम हो, ब्लड प्रेशर कम हो जाए। ठीक है। तो ये जो ना रोल ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है ब्लड प्रेशर में। ठीक है। ठीक है। अब इसमें है कंट्रोल ऑफ वेसोमोटर सेंटर बाय हायर नर्वस सेंटर। जो ना वेसोमोटर सेंटर जो ना हायर नर्वस सेंटर से भी कंट्रोल होता है, वो जो ना फिरदौस पे लिखा हुआ है। कौन सा हायर जो ना वो होता है? रेटिकुलर सब्सटेंस जो कि पॉन्स मेसोसेफेलॉन एंड डायसेफेलॉन में मौजूद होता है, वो जो ना वेसोमोटर सेंटर को भी कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस हो गया और सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, ये वेसोमोटर सेंटर को भी कंट्रोल करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे ये जो ना इम्पॉर्टेंट है जो ना वो है सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर टोन और वेसोमोटर टोन। सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर टोन क्या होती है? एक जो ना कंटिन्यूस जो ना स्लो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल होती है वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया से, जो कि ना स्टिफ रखती है मसल उसको, ये मतलब ब्लड प्रेशर जो ना बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होने देती। ठीक है। तो ये जो ना कंटिन्यूस स्लो ट्रांसमिशन होती है वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया की। वेसोमोटर टोन क्या होती है? पार्शियल स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन इन ब्लड वेसल कॉज बाय कंटिन्यूस स्लो फायरिंग ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया। अब पार्शियल कंट्रैक्शन ब्लड वेसल्स की, ठीक है, जिसमें जो है वो ना क्योंकि स्लो फायरिंग रहती है वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया की, इसको बोलते हैं वेसोमोटर टोन। ठीक है। ठीक है। इसके बाद का टॉपिक जो है वो कंट्रोल ऑफ ये है सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर। सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं? एक होता है एपिनेफ्रिन होता है, दूसरा होता है नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना वो ना एड्रिनल मेडुला से रिलीज़ होता है, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से रिलीज़ होता है। ठीक है। और एपिनेफ्रिन जो ना सिर्फ एड्रिनल मेडुला से रिलीज़ होता है। ठीक है। और इस नॉरएपिनेफ्रिन जो ना वो ना मेनली एक्ट करते हैं अल्फा एंटीजेनिक रिसेप्टर पे, और जो एपिनेफ्रिन है वो अल्फा और बीटा एंटीजेनिक रिसेप्टर दोनों पे एक्ट करते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है? वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है
जिस वजह से जो ना वो ना क्योंकि वो अल्फ़ा एंड्रोजन रिसेप्टर पे जाकर अटैच होता है और वो जो है हार्ट बीट इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज़ करवाता है। लेकिन इसका जो ना वीकर इफेक्ट होता है, इस जो ना वो ना जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसका जो ना वो ना वीकर इफेक्ट होता है, लेकिन एपिनेफ्रिन का जो ना वो ना स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसका जो ना शॉर्ट लास्टिंग होता है, नॉरएपिनेफ्रिन का शॉर्ट लास्टिंग होता है, इसका लॉन्ग लास्टिंग होता है एपिनेफ्रिन का, ठीक है। और ये क्या करती है कि ना एपिनेफ्रिन क्या सीक्रेट होती है मेड्रिनल मेडुला से, ये सिर्फ एड्रिनल मेडुला से, और अल्फ़ा और बीटा एंडोजेनिक रिसेप्टर दोनों पे जाकर एक्ट करती है। जब अल्फ़ा एंडोजेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करती है तो वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करती है, जब बीटा एंडोजेनिक रिसेप्टर पे करती है तो वो वैसो डायलेशन करती है, और ये जो ना हार्ट बीट इंक्रीज़ करती है, और इसका जो ना वो ना वाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद होगा वैसोवागल साइनॉप या इमोशनल फेंटिंग। इसमें क्या होता है कि ना ये जो ना वो इंटेंस इमोशनल डिस्टर्बेंस थॉट आएंगे, वो जो ना एक्टिवेट करेंगे वैसोडाइलेटर सेंटर को, एंटीरियर हाइपोथैलेमस के वैसोडाइलेटर सेंटर को, जो कि जब वो एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, वो जो ना वो ना एक्टिवेट करेगा मसल, वो क्या करवाएगा, मसल वैसोडाइलेशन कराएगा। दूसरा जो ना हार्ट रेट जो ना स्लो कराएगा। जब मसल वैसोडाइलेशन या ब्लड मसल वैसोडाइलेशन कह रही हूँ, वेसल वैसोडाइलेशन, जब वेसल वैसोडाइलेशन होगी तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगी, और हार्ट रेट जब डिक्रीज़ होगा तो वो तब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो टू ब्रेन डिक्रीज़ होगी। जब ब्लड फ्लो टू ब्रेन डिक्रीज़ होगी तो पर्सन की जो ना वो ना कॉन्शियसनेस जो ना लूज़ हो जाएगी, ठीक है। इसमें है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन आर्टरियल प्रेशर। अब एक्सरसाइज में क्या होगा कि ना जब एक्सरसाइज होती है तो ना पहले प्री इफेक्ट होता है कि ना वहाँ पर वैसोडाइलेशन होती है, क्योंकि न्यूट्रंस जो ना वो ना मिलने चाहिए, न्यूट्रंस के लिए जो ना वैसोडाइलेशन होती है, ठीक है, ज़्यादा न्यूट्रंस के लिए। लेकिन जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इसकी वजह से डिक्रीज़ होगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, तो क्या होगा कि ना टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो हार्ट जो ना वो क्या करेगा, वो जो ना नर्वस सिस्टम अब पढ़े ना, नर्वस सिस्टम का इफेक्ट एक्सरसाइज पे, तो नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हार्ट उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट बीट इंक्रीज़ करा देगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज़ करा देगा, जिसकी वजह से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें है कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर बाय द कैरोटिन आयोटिक कीमो रिसेप्टर। क्या होता है कि ना जब आर्टेरियल प्रेशर जो ना फॉल्स होती है बिलो, ये याद रखने की ज़रूरत है, बिलो 80 mm of Hg, जब बिलो 80 mm of Hg जो ना वो ना फॉल करती है तो क्या होती है ना, ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगी, इसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और H+ बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सारी कंडीशंस क्या करेंगी, ये जो ना वो ना कॉमन कैरोटिड आर्टरी में और आयोटा में पड़े जो कीमो रिसेप्टर ऑर्गन कैरोटिड बॉडीज़ हैं, ये क्या करेंगे कि ना वो ये सारी कंडीशंस क्या करेंगी, कीमो रिसेप्टर को वो एक्टिवेट करेंगी। कीमो रिसेप्टर कहाँ पर पड़े होते हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और आयोटा में, ठीक है, उनकी जो ना वो ना कैरोटिड बॉडीज़ और आयोटिक बॉडीज़ में मौजूद होती हैं, ठीक है, कीमो रिसेप्टर। अब जब कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो वो जो ना वो ना इन इम्पल्सेस को लेकर कि ऑक्सीजन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई है, H+ ज़्यादा हुई है, ये जो ना ग्लोसोफिलेंजियल वो जो ना कॉमन कैरोटिड आर्टरी वाले जो कीमो रिसेप्टर है, ग्लोसोफिलेंजियल नर्व्स के थ्रू, और आयोटिक बॉडी वाले जो कीमो रिसेप्टर है वेगस नर्व के थ्रू जो ना वो मेडुला तक इम्पल्स लेकर जाएंगे, और फिर मेडुला से जो ना वैसो कंस्ट्रिक्टेड एरियाज़ के पास जाएंगे कि वो क्या करेंगे कि ना सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कराएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कम हुई है, ये जो मतलब इम्पल्स है कि ना वो ना ब्लड प्रेशर कम हुआ है, ठीक है। तो ये जो ना वो ना ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करवाया जाएगा बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेन्स एंड आर्टरीज, और हार्ट रेट इंक्रीज़ करवा दी जाएगी, जिससे ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो ना वो ना आर्टरियल सिस्टम जो ना वो कंट्रोल होता है कॉमन वो कीमो रिसेप्टर के थ्रू भी, बैरो रिसेप्टर के लिए तो पढ़ लिया था हमने, अब कीमो रिसेप्टर के थ्रू भी जो ना वो ना आर्टरियल जो ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। अब फिर क्या है, और वॉल्यूम रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद है वॉल्यूम रिफ्लेक्स क्या होता है, जब वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होता है तो ना स्ट्रेच एट्रिया को स्ट्रेच पड़ता है, बिकॉज ये जो ना एट्रिया जो है ना वो ना लो प्रेशर एरियाज़ हैं, तो ये लो प्रेशर एरियाज़ जो ना वो ना पल्मोनरी आर्टरी एंड एट्रिया लो प्रेशर एरियाज़ है, ये कब डिटेक्ट करती हैं प्रेशर चेंज को, जब जो है ना वो ना वॉल्यूम, ये प्रेशर चेंज को जो ना डिटेक्ट नहीं कर पाती, ये वॉल्यूम चेंज को डिटेक्ट कर पाती हैं। तो वॉल्यूम अगर कम होगा मतलब प्रेशर कम
कम हुआ है तो लो वॉल्यूम को ये डिटेक्ट करेंगी और या हाई वॉल्यूम को डिटेक्ट करेंगी। तो हाई वॉल्यूम है मतलब उसको डिटेक्ट होगा, एट्रिया को स्ट्रेच पहुँचेगी। अब वो एट्रिया डिटेक्ट करेगी, अब क्या करेगी कि ना एट्रिया क्या करेगी, ऐसे सिग्नल्स भेजेगी वो ना, एट्रिया जो ना हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स भेजेगी जिसकी वजह से वो जो ना एक काम क्या होगा, एंटीड्यूटेटिक हार्मोन की जो है सिक्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। या रीनल एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम जो ना इंक्रीज़ होने के लिए जो ना क्या होगा, अल्डोस्टेरोन की हेल्प ली जाएगी, अल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन कम होगी, या वाटर एंड जो ना वो ना वाटर रीअब्जॉर्प्शन वगैरह कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। अब सेकेंड जो ना वो ना एट्रिया ये काम करेगा, ये या तो वो ना डायलेशन वगैरह करेगा जिसकी वजह से प्रेशर कम हो, ठीक है, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करवाएगा जिसकी वजह से प्रेशर का कम हो। अब ये सारे काम क्या करेंगे, ये सारे काम जो ना वो ना ये जो ना वो ना ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ कराएंगे। ये ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हुई तो कार्डियक आउटपुट को उस एट्रिया ने डिक्रीज़ करवाया थ्रू वाटर एंड वो रिटेंशन वगैरह, या पेरिफेरल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करवाया, ठीक है। ये दोनों काम कर जो ना वो ना ब्लड जो ना वो ना बैक टू नॉर्मल जो ना वो ना उसका ब्लड वॉल्यूम हुआ, ब्लड वॉल्यूम जब बैक टू नॉर्मल हुआ तो मतलब ब्लड प्रेशर जो ना बैक टू नॉर्मल हो गया, ठीक है। ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स क्या होता है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स होता है कि ना वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है जो ना ये साइनस नोड को स्ट्रेच करवाएगी, जो कि इम्पल्सेस भेजेगी ब्रेन तक, इम्पल्सेस ब्रेन तक जाएंगे, तो क्या कराएगी, ब्रेन जो ना हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी। तो वॉल्यूम का इंक्रीज़ होना हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाए, इसको बोलते हैं ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, ठीक है। और ये वॉल्यूम का इंक्रीज़ होना किसको स्ट्रेच करेगी, साइनो एट्रियल नोड को, ठीक है। तो वो जो कि मौजूद होता है एट्रियम में, ठीक है। इसके अलावा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्केमिक रिस्पॉन्स क्या होता है कि ना, अगर किसी भी कंडीशन की वजह से ब्लड फ्लो जो ना वेजोमीटर, इसमें क्या होगा कि ना वेजोमीटर सेंटर की खुद की जो ना वो ना इस्कीमिया हो जाए। कैसे कि अगर ब्लड फ्लो जो ना वेजोमीटर सेंटर की तरफ कम हो जाए जिसकी वजह से न्यूट्रल डिफिशियंसी हो जाएगी तो उसमें ना इस्कीमिया आ जाएगी। इस्कीमिया की वजह से क्या होगा, वेजोमीटर सेंटर क्या करेगी, पोटेंट स्टिमुलेशन करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ जो ना स्टिमुलस देगी, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो ना वो जो ना बहुत ज़्यादा जो ना स्टिमुलस देगी तो ना आर्टरियल प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, और आर्टरियल प्रेशर और वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, और आर्टरियल प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो बैरो रिसेप्टर जो ना वो ब्लड लेंगे और वो उनका इस्कीमिया ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे जो ना वो ना बैरो रिसेप्टर अपना जो ना इस्कीमिया ख़त्म करवाते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या होगा कि ना कुछ पेरिफेरल वेसल्स जो ना डैमेज हो जाएंगे, या एक किडनी जो ना खुद थोड़ा भी यूरिन प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है वहाँ पर। उसके बाद एक कुशिंग रिएक्शन में क्या होता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो उसका जो ना प्रेशर जो ना इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का अगर क्योंकि वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए आर्ट्रियल प्रेशर से ज़्यादा, तो होल ब्रेन जो ना वो ना जो ना क्या होगा कि तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाएगा आर्टरियल प्रेशर से ज़्यादा, तो प्रेशर ज़्यादा हो गया उसका, तो ना वो ना ब्रेन में जो ना वो ब्लड सप्लाई नहीं दी जाएगी, ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कट ऑफ हो जाएगी जिसकी वजह से वहाँ पर इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ जब इस्कीमिया होगा तो अब फिर से वो वाज़ोमोटर वाला काम किया जाएगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ एक्साइटेशन होगी बैरो रिसेप्टर की, बहुत ज़्यादा तेज़ एक्साइटेशन होगी तो आर्टरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, आर्टरियल प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि ना वो ना वहाँ पर भले कट ऑफ हो जाए लेकिन ब्लड जो ना तेज़ी से वहाँ पर जाएगा, तो वो जो ना वो उसको ना इस्कीमिक कंडीशन से वापस लेकर आएगा, ठीक है। ऐसे जो ना वो ना कुशिंग रिएक्शन में जो ना ब्रेन को जो ना इस्कीमिया से बचाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है जो ना रोल ऑफ स्केलेटन मसल्स इन इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट एंड आर्टरियल प्रेशर। अब स्केलेटन मसल्स का रोल क्या होता है, जैसे कि एब्डोमिनल मसल्स हैं, ठीक है, या एक्सरसाइज के वक्त मसल्स जो ना वो ना क्या होता है कि ना वो जो ना वो
स्केलेटन मसल जो है कैसे जो है वो ना कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करवाते हैं। अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हुआ है तो बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर जो है वो ना एक्टिवेट कराएंगे, जो कि इम्पल्स भेजेंगे स्केलेटन मसल्स को। ठीक है, ये इम्पल्स भेजेंगे स्केलेटन मसल्स को। स्केलेटन मसल्स क्या करेंगी, स्केलेटन मसल जो है ना वो ना कंट्रैक्ट होंगी। जब स्केलेटन मसल्स वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी तो ना वो कंप्रेस करेंगी वीनस रिजर्वायर्स को, वेंस को। ठीक है, और जिसकी वजह से वो जो ना वीनस ब्लड जो ना ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ पुल होगा। ठीक है, सॉरी, वीनस रिजर्वायर को जो ना वो देगी, पुश करेगी, जो वीन्स में जो रिजर्व्ड ब्लड है वो निकलेगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और ऐसे ही जो ना एक्सरसाइज में भी होता है कि ब्लड वेसल्स कंप्रेस करेंगी, जिसकी वजह से जो है ना वो ब्लड जो ना वहाँ से निकलेगा, उनमें से रिजर्वायर ब्लड जो ना निकलेगा और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अभी जो ना एक टॉपिक यहाँ पर लिखा नहीं है, अभी ये मैं पढ़ूँगी। इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। जब इंस्पायरेशन होती है तो ना ब्लड प्रेशर जो है ना वो ना डिक्रीज़ होती है, और जो है ना वो ना एक्सपायरेशन होती है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होती है, इंस्पायरेशन में डिक्रीज़ होती है। ऐसा क्यों होता है और इसका असर क्यों पड़ता है। जब ना ब्रीथिंग सिग्नल्स दिए जाते हैं ना रेस्पिरेटरी सेंटर को, तो वो जो ना स्पिल हो जाते हैं। ब्रीथिंग सेंटर जो ना स्पिल होता है वेजो मोटर सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से वो जो ना उसको भी जो ना उसको ब्लड प्रेशर को भी ना अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ूँगी कि ना इंस्पायरेशन में क्यों जो ना ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है। इंस्पायरेशन के वक्त जो ना वो ना क्या होता है कि ना वो होता है ब्लड क्या होता है कि ना थोरेसिक कैविटी जो ना ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ना वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्सपेंड होती हैं। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी, खुल जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ना ब्लड वेसल्स जो ना एक्सपेंड होंगी। ब्लड वेसल के एक्सपेंड होने की वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ वो जो ना वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, एक टॉपिक है ऑसिलेशन जो ना वो ना सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस में। ये क्या होगा कि ना पहले सीएनएस रिस्पांस जो हुआ कुशिंग सिंड्रोम की वजह से, वो हमने जो ना बैक टू नॉर्मल किया। बैक टू नॉर्मल करने के बाद क्या होगा, सिंपैथिक नर्व जो ना वो ना इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर फिर से जो ना वो ना रिस्पॉन्स फिर से होना स्टार्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन ऑफ द सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स, या किसी भी रिस्पॉन्स का ऑसिलेशन होना। ऐसा क्यों होता है, अगर इंटेंसिटी जो होती है ना उस दूसरे रिस्पॉन्स की, फीडबैक रिस्पॉन्स की, वो स्ट्रॉन्ग इनफ हो, तो ये जो ना वो ना बार बार ऑसिलेट करता है। इसमें क्या होता है, एक जो ना वो है पैथोलॉजी है कि कैरोटिड साइनस सिंड्रोम के कैरोटिड साइनस सिंड्रोम में क्या होगा कि आर्ट्रियोक्लोसिस हो जाएगी और प्लेग फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ना वो ना आर्टरी प्रेशर जो ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा और ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा, और वो जो ना इंसान जो ना फेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना सॉरी ऐसे नहीं होगा। कैरोटिड साइनस सिंड्रोम में क्या होगा ना आर्ट्रियोक्लोसिस वगैरह होगी, जिसकी वजह से जो ना वो जो ना बैरो रिसेप्टर जो ना बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाएंगे कि ना, मतलब ये जो ना वो इम्पल्स वो जो ना वो ना सेंसिटिव हो जाएंगे और जो ना वो ना ब्रेन तक मैसेज भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स वापस आएगा ब्रेन की तरफ से, क्योंकि आर्टरी प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है प्लेग की वजह से। अगर स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स आएगा तो ना आर्टरी प्रेशर डिक्रीज़ की जाएगी, और आर्टरी प्रेशर डिक्रीज़ बहुत ज़्यादा की जाए तो वो ना फेंटिंग कर सकता है, जिसको कैरोटिड साइनस सिंड्रोम। ये है कि ना बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म को प्रेशर बफर मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, बिकॉज बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म अपोज करता है इंक्रीज और डिक्रीज इन आर्टरी प्रेशर, इस वजह से प्रेशर बफर मैकेनिज्म बोलते हैं। इसके अलावा अगर सबसे पहले ये जो ना यही पढ़ना चाहिए था, रेगुलेशन ऑफ आर्ट्रियल प्रेशर जो ना पहले जो ना वो ना रैपिडली जो ना रैपिडली रेगुलेशन होती है या इंटरमीडिएट रेगुलेशन हो रही है, ये लॉन्ग टर्म। रैपिडली रेगुलेशन में नर्वस रेगुलेशन आती है, बैरो रिसेप्टर आ जाएगी, कीमो रिसेप्टर आ जाएगी। ठीक है, और ये सारी एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, ब्रेन रिफ्लेक्स वगैरह। इंटरमीडिएट में जो ना वो स्ट्रेस रिलैक्सेशन और वगैरह मैकेनिज्म आ जाएगी। ये इतनी ज़रूरी नहीं है, ये दो ज़रूरी है, रैपिड और लॉन्ग टर्म में रहने जिस्टेनम और रिटर्न बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म।